नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्लियर डाउट बाय ईसीसी में। तो चलिए हम लोग अनुवाद सीखने की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं। हम लोग पिछले वीडियो में जो है वर्तमान काल के वाक्यों का अनुवाद करना सीखे हैं। उसमें वैसे वाक्यों का अनुवाद करना हम लोग सीखे हैं जो जिसमें मुख्य क्रिया उपस्थित हो। साथ ही वैसे वाक्यों का भी अनुवाद करना सीखे हैं जिसमें मुख्य क्रिया उपस्थित नहीं हो। अब हम लोग वर्तमान काल के वाक्य के वैसे वाक्यों का अनुवाद करना सीखेंगे जिसमें कारक चिन्ह उपस्थित हो। ठीक है, तो आज हम लोग कारक चिन्ह जिसमें उपस्थित होगा वैसे वाक्यों का अनुवाद करना सीखेंगे। अब हम लोग उस कारक चिन्ह को पहले जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग उस प्रक्रिया को जानेंगे। सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि कारक क्या होता है। ठीक है, जब हम लोग संस्कृत व्याकरण का सिलेबस लिखे थे तो उसमें आपको दिखा होगा कारक प्रकरण लिखे थे। ठीक है, आज पहले हमको उसी कारक प्रकरण को तनका जानना होगा, उसके बाद हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कारक प्रकरण किसको कहते हैं? तो कर्ता के साथ जो प्रत्यक्ष संबंध बताता है। ठीक है, यानी जो कर्ता के साथ प्रत्यक्ष संबंध बताता है उसको हम लोग कहते हैं कि वो कारक है। जैसे राम विद्यालय में, राम विद्यालय में पढ़ता है। ठीक है, इस वाक्य पर आप विचार करिए। ठीक है, इस वाक्य पर हम लोग विचार करते हैं तो देखते हैं कि राम है। ठीक है, राम है, विद्यालय है और एगो एक्स्ट्रा बढ़ रहा है में। अभी में क्या है? ये जो आपको में दिख रहा है यही में कारक चिन्ह है। ठीक है, अगर हम लोग देखें ये जो में है क्या है? कारक चिन्ह है। यानी इसी तरह का जो कारक है, कारक का चिन्ह है, बहुत सारा कारक का चिन्ह है जिसको हमको जानना पड़ेगा। ठीक है, अगर किसी वाक्य में आ जाएगा तो वैसे वाक्यों का अनुवाद हम लोग संस्कृत में कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कारक क्या होता है। तो देखिए, कारक किसको कहते हैं? क्रिया के साथ जो प्रत्यक्ष संबंध बताता है उसे कारक कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब हुआ क्रिया के साथ जिसका संबंध हो, ठीक है, उसको हम लोग कारक कहेंगे। जैसे इसी वाक्य को आप देख लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर इसी को देखिए, राम विद्यालय में पढ़ता है। ठीक है, पढ़ना क्या है? क्रिया है। ठीक है, और ये पढ़ने की प्रक्रिया कहाँ हो रही होगी? विद्यालय में। तो पढ़ना और विद्यालय में संबंध बताने का, प्रत्यक्ष संबंध बताने का काम कौन करता है? में चिन्ह। इसीलिए ठीक है, अगर इसमें कहे कि कौन कारक है तो इसमें अधिकरण कारक है। अभी कैसे जान गए अधिकरण कारक है? हम लोग जो है इसमें अभी देखेंगे कि अगर में चिन्ह रहेगा तो में चिन्ह जब रहता है तो उसको हम लोग अधिकरण कारक बोलते हैं। यानी इसमें हम लोग आगे अभी जानेंगे कि किसको कौन सा कारक बोलते हैं, कब कौन चिन्ह रहेगा तब उसको कौन सा कारक बोलेंगे। ठीक है, अगर हम लोग हिंदी की बात करें तो हिंदी में, अगर आप लोग जानते होंगे तो हिंदी में जो है कारक के 8 भेद होते हैं, परंतु संस्कृत में कारक के 6 भेद ही माने जाते हैं। जब भी ऑब्जेक्टिव में आपको क्वेश्चन दिखे, अगर वह हिंदी का क्वेश्चन दिखे तब आप उसमें कारक के कितने भेद हैं अगर पूछे तब उसमें आप 8 बना के आइएगा। अगर वही क्वेश्चन अगर संस्कृत में आ जाए तब वहां मारना है कि 6 होगा। क्यों 6 होगा? तो हम लोग जानते हैं कि हिंदी में कारक के प्रमुख 8 भेद होते हैं। कितना होता है? 8 भेद। यानी कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, अधिकरण कारक और एक संबोधन कारक। ठीक है,
यानी हिंदी के कारक की बात करें तो हिंदी के कारक के प्रमुख 8 भेद हैं। कौन कौन? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। परंतु संस्कृत में जो है संबोधन को और संबंध कारक को, किसको? संबोधन को और संबंध कारक को कारक नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है? क्योंकि क्रिया के साथ इसका प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। जैसे यहां देखिए, जैसे राम का भाई पढ़ता है, ठीक है। इधर देखिए, पढ़ना कहाँ है? यहाँ पर। यानी पढ़ने के साथ ये जो है, इस संबंध बताने का काम कर रहा है। किसके किसके बीच? राम और भाई के बीच। कहने का मतलब हुआ क्रिया के साथ प्रत्यक्ष संबंध नहीं बता रहा, ये भाई से संबंध बता रहा है, ठीक है। इसका मतलब हुआ क्रिया के साथ प्रत्यक्ष संबंध नहीं बता रहा। तो जब क्रिया के साथ प्रत्यक्ष संबंध नहीं बताएगा तो उसको हम लोग संस्कृत में कारक नहीं मानते, ठीक है। तो इसीलिए जो है इसको, यानी संबंध कारक को संस्कृत में कारक नहीं माना जाता है। तो बात समझ में आ गया है, ठीक है। यानी कारक किसको कहेंगे? तो जो क्रिया के साथ प्रत्यक्ष संबंध बतलाएगा तो उसको कारक कहेंगे, नहीं तो नहीं, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग, लेकिन जान लीजिए कि अनुवाद बनाने के लिए कारक के 8 भेदों की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग जो हिंदी का है कारक, उसी कारक के 8 भेदों को देखेंगे, क्योंकि चिन्ह में हमको हिंदी का पूरा चिन्ह दिखेगा। हमको हिंदी से संस्कृत बनाना है तो हिंदी वाले चिन्ह को सारा को जानना पड़ेगा। हम लोग बारी बारी से हम लोग कारक को जानेंगे और उसके कारक चिन्ह को जानेंगे। चलिए हम लोग हिंदी के कारक और उसके कारक के चिन्ह को देख लेते हैं, ठीक है। साथ में हम लोग संस्कृत की विभक्ति भी देख लेंगे, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं कारक, ठीक है, कारक। और इधर लिख देते हैं हम लोग हिंदी चिन्ह, और इधर लिख देते हैं हम लोग संस्कृत चिन्ह, ठीक है। बचपन में याद किए थे, नहीं याद किए थे तो अभी ध्यान में रखना है। कर्ता ने, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से, यानी अलग होने पर, अलग से, अलग होने पर। फिर लिखेंगे संबंध का के की, डाड़े डी, अधिकरण में और पर, अधिकरण में पर संबोधन हे हो अजी अड़े, ठीक है। अगर जब भी आपको क्या दिखे, जब भी किसी हिंदी वाक्य में आपको ने चिन्ह दिखे तो समझ जाइएगा कि वह वाक्य जो है किस कारक का है। वह वाक्य जो है, वह वाक्य कर्ता कारक का है। जब भी आपको को चिन्ह दिख जाए तो देखिए, आप कहिएगा को तो 2 जगह दिख रहा है, ठीक है। एक को यहां भी लिखे हैं और एक को संप्रदान में लिखे हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है देखिए, ठीक है। यहां देखिए को चिन्ह यहां पर भी है और को चिन्ह यहां पर भी है। तो हम जब को चिन्ह रहे तो कौन समझेंगे, ठीक है, कि कौन वाला को चिन्ह है इसी। तो जब भी आपको कर्म कारक होगा, कर्म कारक का को होगा, ठीक है, तो वह को चिन्ह सहायता के रूप में आएगा। किस रूप में? जैसे राम, राम, इधर देखिए मैं
यहाँ जो कोचिन, जब भी कोचिन दिखे, कोचिन दो जगह है, जैसे वह राम, वह रावण को, वह रावण को मारा, ठीक है। वह रावण के लिए, वह रावण के लिए, वह रावण के लिए भोजन बनाया, ठीक है। या इसी वाक्य को लिखना होगा तो वह रावण को भोजन बनाकर दिया, ठीक है। यहाँ देखिए के लिए है और यहाँ भी कोचिन है, ठीक है। तो जब सहायक के रूप में आए तब यहाँ चतुर्थी वाला होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं राम के लिए पढ़ता हूँ, मैं सीता के लिए खाता हूँ, वह मोहन के लिए पढ़ता है, ठीक है। यानी जब दूसरों के लिए हम लोग कुछ करेंगे, जब दूसरों के लिए कुछ करने का बोध होगा तब वहां पर हमको वो चिन्ह दिखेगा, ठीक है। जब कर्म का बोध होगा, जैसे वह राम को मारा, तो मारने का वो कर्म किया, ठीक है। मारने का वो कर्म किया तो उस समय यहाँ पर कौन को आएगा, कर्म वाला। अब देखिए यहाँ पर देखिए, अब कर्ण में आपको दो से दिखेगा, एगो यहाँ दिख रहा है और एगो यहाँ दिख रहा है। तो अब ये दोनों से में क्या अंतर है, ये दोनों से में अंतर अगर देखिए, जैसे वह कलम से लिखता है, ठीक है, और वह विद्यालय से आता है, ठीक है। अब ये दोनों में देखिए, वह कलम से लिखता है, वह विद्यालय से आता है, दोनों जगह से है। लेकिन अब इधर ध्यान दीजिए, जब सहयोग के रूप में से आए, इस रूप में सहयोग के रूप में, जैसे हमको लिखने में कलम क्या करेगा, सहयोग करेगा। जैसे वह पुस्तक से पढ़ता है, तो पुस्तक क्या से वहां पर क्या आया, सहयोग करने के लिए, यानी पढ़ने में सहयोग करेगा, ठीक है। जैसे वह हाथ से खाता है, तो हाथ क्या आ गया, सहयोग करने के लिए। सहयोग करने के लिए अगर आएगा से, तब हम कहेंगे कि वो करण का है, अर्थात तृतीया का है। अगर वही से अलग होने का बोध कराए, जैसे दो वस्तु में एगो वस्तु अगर अलग होने का बोध कराएगा, तो वहां पर जो से होगा क्या होगा, वहां पर से जो होगा वह अपादान कारक का से होगा। जैसे वह विद्यालय से आता है, तो वह और विद्यालय दोनों में क्या कर रहा है, अलग हो रहा है। तो अलग होने का बोध कराने के लिए से आए, तब वहां पर हमको कौन लगाना है, अपादान का से, ठीक है। अगर आप इधर देखिए कर्ता कारक रहेगा, तो आपको जब संस्कृत के वाक्य देखेंगे उसमें प्रथमा विभक्ति लगा दिखेगा। कौन विभक्ति, प्रथमा विभक्ति। जब कोचिन रहेगा तो उसमें आपको द्वितीय विभक्ति लगा हुआ दिखेगा संस्कृत के वाक्यों में, ठीक है। जब कौन रहेगा, जब करण रहेगा तो उसी तरह से तृतीया, ठीक है। फिर उसी तरह से अगर संप्रदान का रहेगा तो चतुर्थी, उसी तरह से अपादान का रहेगा था पंचमी, उसी तरह से संबंध का रहेगा था षष्ठी, उसी तरह से अधिकरण का रहेगा था सप्तमी, उसी तरह से संबोधन का रहेगा था, संबोधन का रहेगा था आपको, संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति देखने को मिलेंगे। क्यों होता है, हम लोग जब सूत्र पढ़ेंगे तब जानेंगे कि संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति क्यों होता है। संबोधने प्रथमा करके सूत्र आता है, उस सूत्र के अनुसार जो है इसमें प्रथमा विभक्ति लगती है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसमें बारी बारी से आगे हम लोग इसका अनुवाद करना सीखते हैं। चलिए अब इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तो हम लोग वैसे वाक्यों का अनुवाद करना सीखते हैं, ठीक है, जिसमें कारक चिन्ह हो, ठीक है। इस कारक चिन्ह के वाक्यों का अनुवाद करने के लिए हमको कुछ शब्द रूप की आवश्यकता होगी, उस शब्द रूप को हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। इधर लिख लेते हैं ध्यान से, बालक शब्द रूप, ठीक है। इधर लिख लेते हैं हम लोग विभक्तियां, विभक्तियां
एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और फिर प्रथमा विभक्ति। बालकः, बालकौ, बालका, बालकम, बालकौ, बालकाम। ठीक है। फिर बालकेन, बालकाभ्याम, बालकै, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकस्य, बालकयोः, बालका नाम, बालके, बालकयोः, बालकेषु। हे बालकः, हे बालकः, हे बालका, हे बालका। ठीक है। इधर ध्यान दीजिए, कभी कभी आपको यहाँ पर जो है बालकः, बालका दिखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें प्रथमा विभक्ति है। जब प्रथमा विभक्ति होता है केवल हम लोग विसर्ग का प्रयोग करके। ठीक है। तो जब आप कभी कभी देखिएगा तो यहाँ पर केवल विसर्ग दे करके छोड़ दिया गया होगा। ठीक है। तो उससे ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। ठीक है। यानी इस बालक शब्द रूप की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? अब इधर देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको वाक्य दे दिया। अभी हम लोग देखे थे, राम विद्यालय में पढ़ता है। ठीक है। राम विद्यालय में पढ़ता है, तो क्या लिखेंगे? राम नाम है तो नाम का हम लोग जानते हैं, नाम का नाम लिखेंगे, जो होगा नाम, राम का राम हो जाएगा। अब विद्यालय, अब विद्यालय का विद्यालयम होता है, यहाँ लिख देंगे शब्दार्थ। अगर विद्यालय है तो विद्यालय का हम लोग क्या लिखेंगे? विद्यालयम। ठीक। पढ़ना का पठ, अगर नाम है तो नाम, राम का राम, अब विद्यालय का विद्यालय लिखेंगे। ठीक है। अब यहाँ में चिन्ह आया है। ठीक है। तो में चिन्ह अधिकरण कारक में आप देखिएगा तो उसमें होगा लिखल अधिकरण कारक में और पर, पीछे जस्ट पीछे पृष्ठ पर अगर आप देखे होंगे तो उसमें लिखा होगा में और पर, यानी उसमें विभक्ति बताए होंगे सप्तमी। तो यहाँ भी वही देखना है, सप्तमी विभक्ति। क्या लिखा हुआ है? बालके। ठीक है। इधर क्या लिख देंगे? यहाँ बालक था तो बालक पर ए लग के बालके हो गया। यहाँ विद्यालय है तो विद्यालय पर ए लग के विद्यालय हो गया। अब आप कहिएगा विद्यालय तो पुल्लिंग नहीं है, तो आप पुल्लिंग पर कैसे बना दिए? तो देखिए, विद्यालय जो है नपुंसक लिंग है, नपुंसक लिंग का रूप भी यहाँ से सेम होता है। ठीक है। इसलिए हम यहाँ बालक शब्द रूप से भी बना सकते हैं।
तो इसके लिए ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। राम विद्यालय में पढ़ता है, तो राम का राम, अब विद्यालय का विद्यालय लिख देना है, ठीक है। जैसे यहाँ बालक का शब्द रूप लिखने के बाद एकार लग गया, उसी तरह से विद्यालय में क्या लग गया, एकार। तो राम विद्यालय पढ़ना का पठ, ठीक है। अब एक नाम है, तो एक नाम रहता है तो प्रथम पुरुष एक वचन में, क्रिया रहती है तो रूल नंबर फर्स्ट, ठीक है, जो कि हम लोग पीछे बनाना सीख गए हैं। तो एक में क्या लगा देंगे, उसमें लगा होगा प्रथम पुरुष एक वचन में ती मिला होगा, तो लिख दिया राम विद्यालय पठति, बढ़ गया इसका संस्कृत में अनुवाद। उसी तरह से रहता मोहन राम का भाई है, ठीक है, मोहन राम का भाई है, तो मोहन नाम है तो मोहन का मोहना। अब किसके बाद का चिन्ह है, राम के बाद, अब राम का चिन्ह है तो का चिन्ह हम लोग संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति में अभी जो कारक लिखे हैं उसमें आप देखिएगा तो यहाँ पर लिखा होगा संबंध कारक और इधर लिख दिए होंगे षष्ठी विभक्ति, ठीक है। तो उसमें कौन विभक्ति लगता है, षष्ठी विभक्ति। तो यहाँ भी क्या देखेंगे, क्यों यहाँ षष्ठी हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ का चिन्ह है, वो का चिन्ह किसमें था, संबंध वाला में, संबंध वाला यहाँ दिखा होगा। अब एगो नाम है तो एक वचन में देखेंगे, अगर मान लीजिए ये जो कारक चिन्ह है दूगो के बाद रहता तो द्विवचन में जाते, दू से अधिक के बाद रहता तो बहुवचन में जाते, लेकिन यहाँ एक के बाद है, तो एक के बाद है तो क्या करेंगे, एक वचन में देखेंगे। तो एक वचन में बालक में क्या लग गया है, अस्य लग गया है। आप भी यहाँ राम का राम लिखिए और इसमें क्या लगा दीजिए, अस्य जोड़ दीजिए, तो का काम हो गया, ये जो का है उसका काम हो गया, ठीक है। तो क्या होगा, मोहना रामस्य भाई का भ्राता होता है, इस शब्दार्थ में हम लोग लिख लेंगे भाई का भ्राता। अब भाई का क्या लिखेंगे, इसमें तो क्रिया नहीं है तो रूल नंबर 2, क्रिया नहीं है तो रूल नंबर 2। मोहन का वो, मोहन राम का भाई है, राम एक, ठीक है। हम लोग एक वचन में देखेंगे, एगो नाम को एक वचन में आप कहेंगे यहाँ मोहन आराम दूगो नाम है, लेकिन वास्तव में दूगो नाम यहाँ जो है कर्ता के रूप में एक ही नाम प्रयुक्त है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक ही नाम वाला, यानी क्या लिखेंगे, अस्थि, ठीक है। फिर उसी तरह से वह कलम से लिखता है, ठीक है, वह कलम से लिखता है, तो वह का क्या लिखेंगे, सह, अगर लिखती रहता तो सा, कलम से तो कलम का लिखेंगे कलमम, ठीक ना। तो वह कलम से, अब यहाँ से चिन्ह कौन वाला आया है, तो बताए होंगे जो सहायक कर सहायता करेगा तो वो तृतीया वाला होगा, ठीक है। तो उसमें तृतीया विभक्ति, तो यहाँ भी देखेंगे तृतीया विभक्ति, तो तृतीया विभक्ति अब एक वचन देखेगी, द्विवचन देखेगी, बहुवचन, ई लगाए कि ई लगाए कि ई लगाए, तो देखना है कि जो चेन है ओकरा से पहले जो है कैगो है, एगो है कि दूगो है, तो कलम कैगो, एक कलम तो एक वचन देखना है। तो यहाँ क्या हो गया, बालक में एन लग गया है, बालकेन हो गया है, उसी तरह से आप कलम लिख दीजिए, उसमें एन लगा दीजिए तो कलमेन हो जाएगा, लिखना का लिख, ठीक है। अब लिखना क्रिया आ गया, तो क्रिया आ गया तो रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 मतलब सह कहाँ का था, प्रथम पुरुष एक वचन, पीछे वाला उसमें देखेंगे तो प्रथम पुरुष एक वचन में सह दिखेगा, तो उसमें भी जाएंगे क्रिया वाला में, तो सह एक वचन में, प्रथम पुरुष एक वचन में तीन ही लेगा, तो क्या हो जाएगा, सह कलमेन लिखा थी, ठीक है। आशा करते हैं कि समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे होंगे तो इसको हम लोग फिर से रिविजन करेंगे, ठीक है। चलिए तो हम कुछ और वाक्य देख लेते हैं, ठीक है। अगर दिक्कत होगा तो पूछ लीजिएगा, कमेंट करिएगा कि समझ में आया कि नहीं, ठीक है। जैसे मोहन पुस्तक से पढ़ता है, ठीक है, मैं घर पर खेलता, ठीक है। तो देखिए पहला, अगर मोहन पुस्तक से पढ़ता है, यहां से चिन्ह किसके लिए आया होगा, एक और वाक्य आप देख लीजिए, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, से चिन्ह दोनों जगह दिख रहा है, एगो यहाँ भी और एगो यहाँ भी। यहाँ पेड़ और पत्ता दोनों क्या हो रहा है, जब गिरेगा तो अलग हुआ, तो जब अलग होगा तो यहाँ पंचमी वाला, और जब सहयोग करेगा, जैसे वह पुस्तक से पढ़ता है तो पढ़ने में क्या हो रहा है, सहायक, तो सहयोग कर रहा है तो इसे में तृतीया लगेगा, जबकि इसमें क्या लगेगा, पंचमी, क्यों, क्योंकि यह दोनों अलग हो रहा है, तो जब अलग होने का बोध कराएगा था पंचमी विभक्ति, ठीक है। तो चलिए बारी बारी से इसका अनुवाद करते हैं। देखिए मोहन पुस्तक से पढ़ता है तो क्या लिखेंगे,
मोहना पुस्तक, पुस्तक का पुस्तकम लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं पुस्तक, यहाँ लिख देते हैं पुस्तक का पुस्तकम, ठीक ना। और लिख देते हैं शब्दार्थ। चलिए इधर हम लोग और शब्दार्थ लिख लेते हैं। क्या है? गिरना, गिरना का पत, ठीक है। पेड़ का वृक्ष, ठीक है। पत्ता का पत्रम। चलो देखो, फिर अब यहाँ देखिए, मोहन पुस्तक से पढ़ता है तो पुस्तक का पुस्तकम लिखेंगे, ठीक है। अब से चिन्ह है तो से चिन्ह है, इसका मतलब तृतीया वाला है तो तृतीया वाले में क्या लगाया है? एन। आपको भी यहाँ क्या लगा देना है? एन, यानी क्या हो जाएगा? पुस्तकेन, मोहना पुस्तकेन, पढ़ना का पठ है, इसमें क्या है? क्रिया है, क्रिया है का मतलब एगो नाम है तो ती लगाएंगे हम लोग, नहीं। फिर उसी तरह से दूसरा देखिए, दूसरा क्या है? मैं घर पर खेलता हूं, तो मैं का क्या लिखेंगे? अहम। घर पर का, घर का गृहम, यहाँ लिख देते हैं घर का गृह। शब्दार्थ आप पीछे नोट करते चलिएगा, काम देगा। घर का गृह, ठीक है। गृह होगा। अब पर चिन्ह आया था, में या पर, सप्तमी में आप देखेंगे अधिकरण कारक में लिखाए होंगे में या पर, तो सप्तमी लिखाए होंगे इधर, तो सप्तमी विभक्ति देखना है यहाँ। सप्तमी विभक्ति, अब देखिए घर का एगो है, एगो है का मतलब एक वचन में देखना है। तो क्या लिखा हुआ है? बाल के गृह है, एक करके वो लग गया, बात खत्म, ठीक है। खेलना का, खेलना का होता है क्रीड, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं खेलना, खेलना का क्रीड। अब इधर देखिए, खेलना क्रिया हो गया, क्रिया हो गया का मतलब, इसका मतलब है कि रूल नंबर 1 लगाएंगे तो आमी लिखे होंगे। अगर देखिएगा उसमें तो क्या लिखा होगा? प्रथम पुरुष के यानी अन्य पुरुष के एक वचन में आपको क्या दिखेंगे? आमी। तो क्या लिखे है? क्रीडा में। ठीक उसी तरह से आप इसका बनाइएगा, पेड़ से, इधर देख लीजिए, चलिए इसको यहाँ देख लेते हैं 3 नंबर का। पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ का वृक्ष, ठीक। अब से चिन्ह, तो यहाँ से अलग होने का काम करा, इसका मतलब पंचमी वाला है तो पंचमी वाला है तो कथी लगल है? आ। बालक था तो आकार और त लग गया है, तो आप यहाँ कथी है? यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? पेड़, तो पेड़ का वृक्ष, तो इसमें भी आकार और त लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा? वृक्षात, ठीक है। अब पत्ता गिरता है, अगर रहता पत्ते गिरते हैं तो पत्रानी लिखते हैं। पत्ता है का मतलब एक पत्ता की बात की जा रही है तो पत्रम। गिरना का देखिए लिख दिए है पत, तो गिरना का पत, ठीक है। अब गिरना क्रिया है, तो क्रिया है तो फिर रूल नंबर 1। अब एगो पत्ता है तो क्या लिखेंगे? ती ना। तो वृक्षात पत्रम पतती, अगर बहुत रहता तो वृक्षात पत्राणी पतंती, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। जितना अनुवाद बताए हैं इसी अनुवाद को आप लोग आराम से बिना देखे इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करिएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, अब हम लोग कल आगे बढ़ेंगे।